हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ तमसा त्यागी, योर बायोलॉजी एजुकेटर ऑन अड्डा 247। तो कैसे हो आप लोग? हाँ जी, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे आप लोग कैसे हो। हाँ, कौन कौन आ गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल? हाँ, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू एवरीबडी? सबको दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रहा है सबको? Okay, so second lecture of sexual reproduction in flowering plants today. Let's just get into the lecture. और जितने भी बच्चे आ रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में ज़रा बताते जाएंगे, एक्नॉलेज करते जाइए चैट बॉक्स में, और इस सेशन को भी ज़रा शेयर कर दीजिए। फटाफट से सेशन को शेयर करते जाएंगे। हाँ जी, यस एवरीबडी, ऑल राइट। तो बेटा जी, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। किसके बारे में? पॉलन ग्रेन्स के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, लास्ट क्लास में हमने देखा था पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है। यस, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से होता है। देखा था ना लास्ट क्लास में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी इसी पॉलन ग्रेन के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। सो बच्चों, पॉलन ग्रेन क्या है ना, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। ज़्यादातर ये क्या होते हैं? ये स्फेरिकल होते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर ऐसा गोल सा ही रहता है नॉर्मली। ठीक है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इनका जो डायामीटर होता है वो कितना रहता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर का इनका डायामीटर रहता है। द सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। जो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है ना पॉलन ग्रेन की जो सेल वॉल होती है बेटा जी, वो क्या होती है? क्या होती है इसकी सेल वॉल का क्या नाम बेटा? स्पोरोडर्म। इस सेल वॉल का नाम है स्पोरोडर्म। और ये स्पोरोडर्म के अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? बाहर वाली जो लेयर रहती है। सो बेसिकली ये जो सेल वॉल है ना, ये दो लेयर्स में डिवाइडेड है। एक बाहर की तरफ होगी, ये मैं पर्पल कलर से दिखा रही हूँ बेटा, बाहर वाली, और एक अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्साइन। और इसके जो अंदर वाली लेयर है, इसके जो अंदर वाली लेयर होती है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। इसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, सो ये दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। बेटा एक्साइन जो है, जो बिल्कुल आपको बाहर की तरफ नजर आ रही है, ऐसे कांटे कांटे दिख रहे हैं ना पॉलन ग्रेन्स के, क्या दिख रहे हैं? ऐसे पॉलन ग्रेन्स के ऐसे कांटे कांटे से निकले हैं। तो बेटा ये जो कांटे कांटे निकले हुए हैं ना पॉलन ग्रेन्स के, यही लेयर आपकी क्या है? यही लेयर आपकी एक्साइन है। ठीक है, यही लेयर क्या है? यही लेयर एक्साइन है। इसी लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं। नाउ बच्चों, जो ये एक्साइन की लेयर होती है,
ठीक है, एक्साइन की जो ये लेयर होती है ये एक बहुत ही अलग से कंपाउंड से बनी है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। इसका नाम क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन। तो ये स्पोरोपोलिनिन नाम के इस एंजाइम से बनी होती है। ठीक है, इस सब्सटेंस से बनी होती है, नॉट एंजाइम बट सब्सटेंस। ठीक है, ये एक सब्सटेंस है। और ये कैसा सब्सटेंस है? ये एक फैटी सब्सटेंस है। ठीक है, ये फैटी सब्सटेंस है, फैट से बना हुआ है। एंड वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल्स, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है। ठीक है, क्या है? ये एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है। ओके, रेजिस्टेंट बोले तो कि इतनी जल्दी इसके अंदर रिएक्शंस नहीं होती। रेजिस्टेंट मतलब इट डज नॉट रिएक्ट। ओके, इट डज नॉट रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्टिविटी नहीं शो करता ये इतनी जल्दी किसी भी चीज से। ओके, ठीक है। तो अभी बच्चे यहाँ पे हमने जो ये एक्साइन के कंपाउंड के बारे में पढ़ा, स्पोरोपोलिनिन, ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है कि ऐसा कोई एंजाइम पैदा नहीं हुआ जो इसको डिग्रेड कर पाए। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर पाए। एक्साइन इज नॉट अफेक्टेड। ये साथ ही इतना हाईली रेजिस्टेंट है, ना तो टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स का इस पे कोई असर पड़ता, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स का इस पे कोई असर पड़ता, ना ही एल्कली का, बेसिस का इस पे कोई असर पड़ता। तो इस पे इतनी जल्दी हाई टेम्परेचर्स, एसिड्स, एल्कलीज, इनका भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, नो एंजाइम इज नोन टू डिग्रेड इट। और ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, इसको खराब कर सके। ठीक है बच्चे, ओके। सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो बेटा, ये एक्साइन लेयर आपकी ऑरेंज वाली दिखाई हुई है और ये अंदर वाली इंटाइन लेयर है, ये येलो वाली लेयर। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो एक्साइन लेयर है वो ऑरेंज कलर से जो दिखाई है, ये आपकी बनी होगी स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ना कहीं कहीं पे आपको ऐसी खाली स्पेसेस दिख रही हैं। एक्साइन के ही अंदर ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे ऐसे डीप ट्रेंचेस जैसे बने हैं, ऐसे ना छेद छेद जैसे बने हुए हैं। इन जगहों पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है, गायब, खत्म। ओके, क्यों गायब है? क्योंकि बेटा ये वो जगह है जहां से आपकी पोलन ट्यूब्स अराइज करेंगी। आएगी तो अंदर से, इंटाइन से आएगी, पर निकलेगी तो बाहर से, बाहर की तरफ ना, मतलब फाइनली तो आउटर वाली लेयर से ही निकलेगी बाहर। तो इसलिए आउटर वाली लेयर भी कहीं कहीं पे इस तरह से वहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहेगा। और इन पोर्स को हम बोलते हैं जर्म पोर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? जर्म पोर। ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी है, we call them as germ pore। इनको हम क्या कहते हैं बिट्टू? germ pore। ओके, ठीक है, आ गई सबको बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ जी, ओके। या आते रहिए बेटा, आते रहिए। यस, हेलो 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 एवरीबॉडी। और सेशन को शेयर करते रहना, ठीक है? सेशन को शेयर करना अच्छा होता है ना? बाकी लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि तमसा मैम क्लासेस ले रही हैं। अड्डा 247 पे सेशन को शेयर करते रहना। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, pollen grains of the past plants are well preserved। क्योंकि बेटा क्या हो रहा है ना,
प्लांट मर जाता है, फूल मर जाता है, ठीक है, बट पॉलन ग्रेन्स नहीं मरते। क्यों? क्योंकि उसको रोक के रखा है स्पोरोपोलिनिन ने। स्पोरोपोलिनिन में क्या होता है ना, स्पोरोपोलिनिन के अंदर स्पोरोपोलिनिन खुद ब खुद इतना रेजिस्टेंट है कि वो पॉलन ग्रेन्स को कई सालों तक बचा के रखता है। पॉलन ग्रेन्स खराब ही नहीं होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कई सालों तक खराब नहीं होते हैं, पॉलन ग्रेन्स एज इट इज रहते हैं, ठीक है बच्चे, पॉलन ग्रेन्स एज इट इज रहते हैं। फाइन, सो पॉलन ग्रेन एग्जाइन हैज सो पॉलन ग्रेन्स कई सालों तक प्रिजर्व्ड रहते हैं और इसीलिए पॉलन ग्रेन्स आपके एक तरह से फॉसिल्स की तरह भी यूज होते हैं क्योंकि ये प्रिजर्व्ड है। फाइन, पॉलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड द जर्म पोर्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाइन के अंदर क्या होते हैं, प्रोमिनेंट जर्म पोर्स रहते हैं। क्या होते हैं? जर्म पोर्स। प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि जो आपको बहुत क्लियरली नजर आता है, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर यहाँ पे प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट। नाउ इन जर्म पोर्स के अंदर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। जहां जहां ये जर्म पोर्स प्रेजेंट होंगे वहां वहां स्पोरोपोलिनिन क्या होगा? एब्सेंट। वहां वहां स्पोरोपोलिनिन गायब है, खत्म है। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि अगर मैं ये मान लो मैं आपको ये एग्जाइन की लेयर बता रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ जर्म पोर्स हैं, ये यहाँ जर्म पोर्स हैं एग्जाइन पे, तो बेटा स्पोरोपोलिनिन सिर्फ इस वाली जगह पे प्रेजेंट होएगा, ठीक है, हाइलाइटर से बता देती हूँ। ये स्पोरोपोलिनिन आपका जहाँ पे ये जर्म पोर्स है वहाँ तो है ही नहीं, वाटरमेलन की तरह ये स्ट्रक्चर कुछ नजर आएगा, है ना, तो ये सिर्फ इसके आसपास प्रेजेंट होगा। तो बेटा ये आपकी लेयर कैसी हो जाती है? ये आपकी लेयर है एक डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर। ऐसा नहीं है ये पूरी कॉन्टिन्यूसली जर्म पोर से बनी हुई है, ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है। क्या है ये? एक डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है, इट्स अ डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर। ओके, नाउ अब हम आते हैं इंटाइन पे, जो कि है इनर लेयर, ठीक है, अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन। सो इंटाइन पे आ जाते हैं। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन किससे बना होता है बच्चे? इंटाइन बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। किससे बना है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना है। अब देखो, बहुत बारी क्या होता है ना, बच्चों को स्पोरोपोलिनिन तो याद रह जाता है क्योंकि सब जगह सुन रहे होते हैं, सब बताते हैं स्पोरोपोलिनिन स्पोरोपोलिनिन स्पोरोपोलिनिन, और बच्चों को कुछ ऐसा नया सा भी नजर आता है तो बच्चों को याद रह जाता है, ठीक है, बट इस बेचारे इंटाइन को सब भूल जाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस इंटाइन पे भी आ जाते हैं कि इंटाइन की कॉम्पोजिशन क्या है। तो बेटा इंटाइन की कॉम्पोजिशन आपको नहीं भूलनी है, इंटाइन की कॉम्पोजिशन आपको याद रखनी है। ओके, सो इंटाइन के अंदर क्या है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। फाइन, ओके। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। अब हम बात करें यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की, कि किस तरह से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि इस पॉलन ग्रेन का, ठीक है। वैसे तो हमने देखा कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये पॉलन ग्रेन्स डेवलप कैसे करते हैं, है ना, मैच्योर कैसे होते हैं। सो वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स के लिए एक नई टर्म यूज कर लिया। बोलोगे कि मैम यार इतनी टर्म्स बता दी आपने पॉलन ग्रेन्स के लिए। हाँ, तो पॉलन ग्रेन्स के लिए मैंने क्या क्या टर्म बता दी बेटा जी। एक तो मैंने बोला कि पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं इनको? हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? इसके अलावा हम इनको बोलते हैं गैमेटोफाइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट्स। बेटा फाइट का मतलब होता है बियरिंग, यानी होल्डिंग।
किसी चीज को किसी ने हो मतलब उसके अंदर वो चीज प्रेजेंट है। जैसे ये एक बास्केट है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे फ्रूट्स रख दिए, सो इट इज बेयरिंग दीज फ्रूट्स, इसके अंदर ये फ्रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेयरिंग, इसी तरह आप समझो कि पॉलन ग्रेन क्या है, वो एक बास्केट है और जो गैमीट्स हैं वो वहां पे फ्रूट्स हैं। समझ में आया? आई बात समझ में? तो पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमीट नहीं होता। पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमीट। मेक इट क्लियर इन योर हेड्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमीट, बट पॉलन ग्रेन क्या है बच्चे? पॉलन ग्रेन आपका गैमीटोफाइट है, यानी गैमीट बेयरिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। सो गैमीट बेयरिंग है ये, इसके अंदर आपके गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। ऑलराइट, चलिए सो ये आपका हो गया। अभी गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट देखते हैं हम लोग कैसे होती है। द माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का सबसे पहला सेल क्या है? माइक्रोस्पोर। सबसे पहला सेल क्या होता है? माइक्रोस्पोर होता है। The germination of microspore starts in situ in the mother place. वहाँ पे उसी के अंदर क्या होने लगती है? उस सेल की जर्मिनेशन होने लगती है। क्या होने लगती है? जर्मिनेशन होने लगती है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मे बी बेस्ट डिफाइंड एज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है? एक पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। मतलब अभी ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, पार्शियली डेवलप्ड है। माइक्रोस्पोर क्या है? पार्शियली डेवलप्ड है, पूरी तरह ये अभी डेवलप नहीं हुआ। माइक्रोस्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली इनटू लार्ज वेजिटेटिव एज वेल एज द जनरेटिव सेल। सो कहने का मतलब है जो माइक्रोस्पोर्स हमारे फॉर्म होके आते हैं ना, वो इमेच्योर फॉर्म होते हैं। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से है ना, आपका जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके अंदर आपको मिले थे क्या बच्चे? इसके अंदर आपको मिले थे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, है ना। आपको क्या मिला था? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स मिले थे। अब बच्चों जी ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स है ना, ये क्या है? ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड्स अभी अपने इमेच्योर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये अभी इमेच्योर फॉर्म में है, ठीक है। अभी ये मेच्योर होंगे, इनका डेवलपमेंट होएगा। तो इनका डेवलपमेंट कैसे होता है कि ये एक सिंगल सेल है, ये डिवाइड कर जाता है और यहाँ पे 2 सेल्ड कंडीशन आती है इस तरह से। और ये जो 2 सेल्ड कंडीशन आती है, ये सिंगल सेल था, ठीक है। सिंपली अभी ये मेच्योर हो रहा है। मेच्योरेशन के लिए कभी भी मियोसिस नहीं होता, हमेशा क्या होता है? माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुई और आपका इस तरह से 2 सेल्ड कंडीशन आई। ये 2 सेल्ड कंडीशन है और ये जो 2 सेल्ड कंडीशन आपको दिख रही है बेटा जी, इसमें आप क्या देख पा रहे हो? एक छोटा सेल है और एक बड़ा सेल है ना। नजर आ रहे हैं सबको? हाँ, इतना तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना। एक यहाँ पे छोटा सेल है बच्चों और एक यहाँ पे इस तरह से बड़ा सेल है कि नहीं? है ना। तो ये जो छोटा सेल है, ये जो छोटू सा सेल है ना, ये इस बड़े से सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये छोटे वाला जनरेटिव सेल फ्लोट करता है, तैर रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये छोटा सा सेल होता है और वेजिटेटिव सेल बड़ा है और उसका पूरा साइटोप्लाज्म इतना फैला हुआ है, तो उसी के अंदर ये छोटा सा सेल होता है। ये सेल कैसा होता है? ये सेल होता है स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। ये सेल कैसा होता है?
ये सेल आपका स्पिंडल शेप्ड सेल है, ठीक है। ये सेल कैसा है बेटा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यस, सी हियर, ये बड़ा वाला सेल आपका क्या है, ये बड़ा वाला सेल है वेजिटेटिव सेल, ओके, वेजिटेटिव सेल। एंड ये छोटे वाला जो है इसको हम बोलते हैं, इस छोटे वाले सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल, ओके। ये क्या है, ये आपका जनरेटिव सेल है, ठीक है। तो बेटा वेजिटेटिव सेल इज द लार्जर सेल एंड जनरेटिव सेल इज अ स्मॉलर सेल। और ये जो जनरेटिव सेल है इसकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। कैसी होती है बेटा, स्पिंडल शेप। यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना देती हूँ। ये इस तरह से छोटा सेल, ये इस तरह से बड़ा सेल, बड़े वाला वेजिटेटिव और छोटे वाला जनरेटिव। बड़े वाले की शेप कैसी, स्पिंडल शेप्ड। कैसी है बेटा, स्पिंडल शेप है बड़े वाले की शेप, ठीक है। सॉरी, छोटे वाले की शेप स्पिंडल शेप्ड है। ऐसे स्पिंडल का मतलब पता है ना, दोनों तरफ से पॉइंटिंग, ऐसे मछली जैसी दोनों तरफ से चोंच निकली होती है, टेपरिंग होती है दोनों तरफ से, उसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो ये यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज आती है जब आपका ये माइक्रोस्पोर क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। जो जनरेटिव सेल है ना, ये क्या होता है, ये स्पिंडल शेप्ड है विद डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ पे अच्छा खासा डेंस होता है, ठीक है, भरा होता है। इस फिगर पे आ जाइए, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये एक सिंपली आपका माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद फॉर्म होके आया था। ये इस सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ पे ये जर्म पोज दिखाए हुए हैं। ये पॉलन ग्रेन है ना, ये है क्या आपका पॉलन ग्रेन ही तो है। तो ये पॉलन ग्रेन सिंगल सेल्ड स्टेज पे है अभी। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसकी एक्साइन है, अंदर इंटाइन है। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है बेटा, जो आपका बड़े वाला सेल है इसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। और ये छोटे वाले सेल का जनरेटिव सेल आ गया यहाँ पे, दिस इज द जनरेटिव न्यूक्लियस, ओके। सो दिस इज द जनरेटिव न्यूक्लियस एंड दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस। 2 सेल्ड कंडीशन आ गई, यहाँ पे आपका ये छोटा सा जनरेटिव सेल फॉर्म हो गया। ये आपका इधर छोटा सा जनरेटिव सेल फॉर्म हो गया, और ये बड़े वाला आपका क्या है, वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। अब ये यहीं पे स्पिंडल फॉर्म में रहेगा, इसी जनरेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। इसी के साइटोप्लाज्म में ये तैरेगा, फ्लोट करेगा। अब बेटा यहाँ से क्या होता है, नाउ these nucleus they are going to move from these ये जो आपके यहाँ पे pollen tube अराइज होती है ना, धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ से pollen tube अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो यहाँ से pollen tube जा रही है, इसमें से आपके ये न्यूक्लियस मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिवीजन हो गया। अब क्या होएगा, आपके यहाँ पे जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है ये दोबारा से माइटोटिकली डिवाइड करता है। दोबारा से यहाँ पे माइटोसिस होगा, दोबारा से माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, ये क्या है आपके 2 मेल जर्म सेल्स। क्या है ये, 2 मेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है। ये 2 मेल जर्म सेल्स है जो यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। अब यही दोनों मेल जर्म सेल्स यहाँ पे फर्दर मूव करेंगे। देखो ये जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं, अब ये इधर मूव करेंगे, और आगे आगे आपका ट्यूब न्यूक्लियस चल रहा है, आगे आगे आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस चल रहा है ना, और पीछे पीछे आपके क्या चल रहे हैं,
ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। अब इस जनरेटिव न्यूक्लियस का यहाँ पे आप देखो माइटोसिस हो गया तो 2 सेल्स बन गए, 2 मेल जर्म सेल बन गए, ठीक है। सो अभी यहाँ तक ये सिंगल सेल था, अब यहाँ पे ये 2 सेल्स बन गए, 2 न्यूक्लियस बोल लो, सेल्स बोल लो, और ये आगे आगे क्या चल रहा है, ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस चल रहा है, ठीक है। बट जो रोल होने वाला है रिप्रोडक्शन में वो आपका इन मेल जर्म सेल्स का होएगा। जो रोल होएगा मेन वो किसका होएगा, मेल जर्म सेल का रोल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट द 2 सेल स्टेज। नॉर्मली क्या होता है, जो पॉलिनेशन है यानी पॉलन ग्रेन्स का जो जब वो लैंड करते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है, द लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से जब स्टिग्मा के ऊपर आके पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, चाहे सेम फ्लावर हो चाहे डिफरेंट फ्लावर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन नॉर्मली 2 सेल स्टेज पे होता है, जहां पे पॉलन ग्रेन्स के अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल रहेगा और एक यहाँ पे जनरेटिव सेल होगा। नॉर्मली इसी स्टेज पे होता है, नॉर्मली इन द सेंस 60% एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म्स का जो पॉलिनेशन होता है वो इसी स्टेज पे होता है। वेयर एज रिमेनिंग बाकी के बचे 40%, उनका क्या होता है, उनका 3 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन होता है। तो 3 सेल स्टेज पे वो कैसा दिख रहा होता है बच्चे, 3 सेल स्टेज पे आपका जो वेजिटेटिव सेल है वो एज इट इज है, आपका सिंगल एक वेजिटेटिव सेल है। और क्या होता है ना कि ये जो जनरेटिव सेल है यहाँ पहले ही डिवाइड कर जाता है। जनरेटिव सेल यहाँ ऑलरेडी पहले ही डिवाइड कर जाता है, तो 2 जनरेटिव सेल यहाँ आ जाते हैं, 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 2 जनरेटिव सेल, दिस क्रिएट्स अ 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। ये आपका एक 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, मतलब 3 सेल्ड कंडीशन रहती है ये पॉलन ग्रेन की, और 40% ऑफ द प्लांट्स में पॉलिनेशन इस स्टेज पे होता है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस ऑन द स्टिग्मा। वंस एक बारी जब पॉलिनेशन हो गया है ना, एक बार जब पॉलिनेशन हो गया, एक बार जब पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में बच्चों आपका फर्दर जर्मिनेशन, फर्दर डेवलपमेंट सारा स्टिग्मा के ही ऊपर होएगा, ठीक है। क्लियर, यस और नो बच्चों, हाँ या ना बोलते रहना यार, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है ऐसा कुछ तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, सभी को आ रहा है ना। हाँ, ओके, ग्रेट। Pollen grain expands by absorbing the liquid from the moist surface। पता है जो स्टिग्मा का जो सरफेस होता है कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, और मॉइस्ट तो होता ही होता है, साथ में उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करके आपका ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने का क्या मतलब है कि इस पॉलन ग्रेन से आपकी धीरे धीरे पॉलन ट्यूब अराइज होना स्टार्ट हो जाती है, इसी को हम पॉलन जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब अराइज होना स्टार्ट होती है, इसी को हम पॉलन जर्मिनेशन कहते हैं। सो पॉलन एक्सपैंड्स, पॉलन ग्रेन एक्सपैंड्स बाय अब्सॉर्बिंग द लिक्विड फ्रॉम द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा प्रोवाइड्स बोरोन, शुगर, अमाइनो एसिड्स। स्टिग्मा क्या क्या चीजें दे रही है, मिनरल्स भी दे रही है, बोरोन दे रही है, ठीक है। देन उसके अलावा प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोटीन्स, दैट इज अमाइनो एसिड्स आल्सो इट इज गेटिंग, और इसके अलावा यहाँ पे इसको शुगर्स भी मिल रहे हैं। बेटा आप ना सेम एक्सपेरिमेंट अपनी लैब्स में भी करोगे, आपको पॉलन जर्मिनेशन की स्लाइड बनवाई जाएगी, तो वहाँ पे जो आप सोल्यूशन में डालते हो, मतलब पॉलन ग्रेन्स के ऊपर जो सोल्यूशन डालते हो उसके अंदर यही सारी चीज़ें डालते हो, वहाँ पानी डालते हो, बोरोन
डालते हो, शुगर्स डालते हो एंड अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे उसके लिए भी रॉ मटेरियल डालते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ ऐड करते हो सो दैट यू कैन सी द पॉलन जर्मिनेशन देयर, राइट। स्टार्च डाला जाता है, बोरोन डाला जाता है, ठीक है ना। तो सेम चीज़, सेम कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है जो कि स्टिग्मा पे मिलती है और फिर आप वहाँ पे देखते हो धीरे धीरे पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन होने लगती है। तो देखो बेटा ये आपका फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर के अंदर आपका ये एंथर में से पॉलन ग्रेन्स आ गए, इनकी क्या हुई, अब ये आपके माइक्रोस्पोरोसाइट है ना। इसकी क्या हुई, दोबारा से वापस से सारा रिपीट करा रही हूँ जो हमने पढ़ा था, ओवरव्यू है ये एक तरह से। मियोसिस हुआ था, मियोसिस होने के बाद आपको इस तरह से टेट्राड आया था। टेट्राड्स क्या करते हैं, फिर ये अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद में ये एक तरह से पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में, मतलब अब ये पॉलन ग्रेन्स ही बन गए, है ना। 4 पॉलन ग्रेन्स बन गए आपके एक पॉलन मदर सेल से। अब क्या होता है, अब इनकी डेवलपमेंट होती है। अभी तक ये सिंगल सेल थे, अब ये 2 सेल्ड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल आ गया, जनरेटिव सेल आ गया, ट्यूब सेल आ गया, जनरेटिव सेल आ गया। अब ये ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल धीरे धीरे स्टिग्मा के अंदर पास कर रहे हैं। सी यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स है, ये धीरे धीरे इसके अंदर पास करेंगे और ये आपकी पॉलन ट्यूब येलो कलर की जो आपकी दिख रही है बच्चों, ठीक है, येलो कलर की जो आपकी यहाँ पे ये आ रही है, दिस इज नथिंग बट द पॉलन ट्यूब। ये आपकी पॉलन ट्यूब जा रही है अंदर और इसी पॉलन ट्यूब के अंदर आपके स्पर्म सेल्स हैं, मतलब मेल सेल्स जो किससे आए थे, जनरेटिव सेल से आए थे। किससे आए थे, जनरेटिव सेल से आए थे, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ ट्यूब न्यूक्लियस है, साथ में क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। सॉर्टेड, आ गया समझ में, यस और नो, हाँ या ना बताते रहना भाई, है ना, आ गया ना समझ। चलो, द इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम जर्म पोर्स। जो इंटाइन होती है, इंटाइन के अंदर से ही, है ना, इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम द जर्म पोर्स। सो बेसिकली क्या होता है, अंदर की तरफ इंटाइन है, बाहर की तरफ आपकी एक्साइन है, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। ये आपके जर्म पोर्स हैं यहाँ पे। तो ये जो पॉलन ट्यूब है, ये इट इज नथिंग बट ये आपकी जो इंटाइन है, यही धीरे 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 करके यहाँ से बाहर आना स्टार्ट होती है, ठीक है। यही बाहर आती है और यही आपकी पॉलन ट्यूब बनाती है। तो बेटा ये क्या है ना, यहाँ पे ये पोर होता है ना, पोर, तो दिस इज एम्प्टी स्पेस हियर, सारा ही उड़ गया। ओके, सो दिस इज एन एम्प्टी स्पेस हियर। ये क्या है ना, ये एक एम्प्टी इधर स्पेस होती है, ऐसे, ये खाली जगह है, ये पोर है, छेद है, इसी में से पॉलन ट्यूब बाहर आ रही है, ठीक है, इसी में से पॉलन ट्यूब बाहर आ रही है। So the intine comes out in the form of the pollen tube from the germ pores. जो intine होते हैं वो germ pores से बाहर निकल के आते हैं in the form of pollen tube. pollen tube का रूप लेके बाहर आ रही है, ठीक है। तो pollen tube is nothing but the extensions of intine. The pollen grains are either monosyphinous. So pollen grains क्या होते हैं, या तो monosyphinous हो सकते हैं। मोनोसाइफिनस का मतलब होता है कि जहां पे सिर्फ एक पॉलन ट्यूब प्रेजेंट होती है, ठीक है, या फिर वो क्या हो सकते हैं, पॉलीसाइफिनस भी हो सकते हैं, जैसे कि ये है, इनके अंदर एक पॉलन ट्यूब है ये, ठीक है। और पॉलीसाइफिनस में आप देख सकते हो कि सॉरी, दिस वन इज मोनोसाइफिनस एंड दिस वन इज पॉलीसाइफिनस। सो पॉलीसाइफिनस का केस आप लोग देखते हो इन द केस ऑफ योर मैल्वेसी, हाँ, और क्योंकि और बिटेसी में आपको मोनोसाइफिनस दिखता है, सिर्फ एक पॉलन ट्यूब जहाँ आएगी तो मोनो, और जहाँ पे कई सारी आ रही हैं तो वो क्या हो जाएगी, पॉली, ठीक है।
चलो, द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स, ये मैं बता ही चुकी हूँ बेटा। ये देखो, ये आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, यही न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड किया है ना, इसी ने यहाँ डिवाइड किया इस तरह से, और आपके 2 स्पर्म न्यूक्लियाई यानी कि 2 मेल सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए। ओके, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका पॉलन ग्रेन का बाइन्यूक्लिएट है, ठीक है, यानी कि ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस है। दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस। ये आपका बाइन्यूक्लिएट कंडीशन है, और ये आपकी ट्राई न्यूक्लिएट कंडीशन है। यहाँ 3 न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि जनरेटिव सेल ने यहाँ पे माइटोटिकली डिवाइड किया। यहाँ पे बाइन्यूक्लिएट 2 न्यूक्लियस है, ये आपका ट्राई न्यूक्लिएट 3 न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। ओके, ऑल राइट। द मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। मेल गैमीट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये खुद नहीं मूव कर पाते। फिर ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं अगर ये मूव नहीं कर पाते, कोई आइडिया है? हाँ, ये मूव नहीं कर पाते तो ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं, बोलो। सो होता क्या है ना कि ये जो मेल गैमीट्स होते हैं, दीज आर मूविंग अलोंग द पॉलन ट्यूब। जैसे जैसे पॉलन ट्यूब ग्रो करती जा रही है, आगे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये आपके यहाँ पे गैमीट्स भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सो दे आर स्लाइटली अनइक्वल इन साइज में ये थोड़े से अनइक्वल होते हैं। एट दिस 3 सेल स्टेज द पॉलन इज मैच्योर, है ना। 3 सेल स्टेज पे क्या है, पॉलन मैच्योर है। पॉलन क्या है बच्चों, मैच्योर है। ओके, सो द फंक्शन ऑफ द पॉलन ट्यूब इज टू कैरी द नॉन मोटाइल स्पर्म। सो पॉलन ट्यूब का काम ही तो यही है ना, क्यों ग्रो करे जा रही है वो अंदर अंदर, क्योंकि बेटा मेल जर्म सेल खुद तो मूव कर नहीं सकते, तो उन्हें लेकर जाएगी कहाँ, फीमेल गैमीट्स के पास तक, ठीक है, यही काम है इसका। वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर्स फर्स्ट इन द पॉलन ट्यूब एंड इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले पॉलन ट्यूब में एंटर करता है, और चल तो आगे आगे रहा है कि हम आगे आगे बढ़ेंगे, है ना, हम लीडर बनेंगे, पर काम का तो किसी है नहीं, है ना। इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क यार, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क एंड सून डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसका कोई रोल नहीं है, वो बाद में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाना है। ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज कीमोट्रॉफिक। एक आपने क्लास 10th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कीमोट्रॉफिक होती है, यानी कि वहाँ उसके अंदर कुछ केमिकल सिंथेसाइज कर रहे होते हैं जैसे जैसे पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, और उसी के रिस्पॉन्स में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। सो दैट इज कीमोट्रॉपिक। moves towards the chemical substances, apical and confined to the tip of the pollen tube. apical होती है, apical यानी कि टिप्स पे प्रेजेंट होती है, आगे आगे टिप के थ्रू मूव कर रही है। ये देखो, यहाँ देखो, लेट्स कम टू दिस डायग्राम अगेन, फिर से दोबारा से वापस से समझते हैं, ठीक है। अब देखो, सारा यहाँ पे एक तरह से ये माइंड मैप की तरह है आपका, क्या है, माइंड मैप की तरह, यहाँ देखते जाना बस बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या है, एंथर है, बाइलोब्ड एंड टेट्रा व्हाट, स्पोरेंजिएट। इन्हीं के अंदर आपके माइक्रोस्पोरोसाइट्स प्रोड्यूस हुए। मियोसिस 1, मियोसिस 2 आपको मिला माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ से यहाँ तक का सफर क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। यहाँ से यहाँ तक का सफर क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आगे क्या होएगा, आगे बेटा यहाँ आपके ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो फर्दर जाके
डेवलप करते हैं। अभी ये यंग स्टेज में है, अब ये सिंगल सेल्ड है, अब ये 2 सेल 3 सेल में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ से बेटा अब दोबारा से इनका क्या है, डिवीजन होएगा, बट दिस टाइम मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे जब ये डिवाइड करता है, इसके अंदर 2 सेल्स आते हैं आपके वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, मैच्योर पोलन ग्रेन आ गया। अब ये पोलन ग्रेन ने जाके क्या किया, स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, स्टिग्मा के सरफेस पे। तो वहां पे जब लैंड किया बेटे, वहां पे हमने देखा था कि जनरेटिव सेल ने यहाँ पे 2 स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस कर दिए थे और ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपकी यहाँ पे एपिकल प्रेजेंट है, यानी कि टिप पे प्रेजेंट है। ये टिप आगे आगे मूव करती जाएगी और ये आपके सेल्स इसके साथ साथ भी आगे आगे मूव करते जाएंगे और ये आपके फीमेल गैमीट्स के पास इसको ले जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए नाउ डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? पोलन ग्रेन्स की भी कोई डिसएडवांटेज हो सकती है? जी हाँ, पोलन ग्रेन्स की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कहीं कहीं पे ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या डिसएडवांटेज है? पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज स्पेशली अनीमोफिलस प्लांट्स। अनीमोफिलस मतलब जिनके अंदर अनीमोफिली होती है। अनीमोफिली क्या होती है? पॉलिनेशन बाय एयर। पॉलिनेशन किससे होती है? बाय एयर होती है बच्चे, बाय एयर। सो इट कॉज सेवरल एलर्जीज, सीवियर एलर्जीज, बहुत भयंकर एलर्जीज कॉज कर देती हैं ये पोलन ग्रेन्स। एंड कभी कभी तो ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस भी होते हैं, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वीड, Parthenium hysterophorus. Parthenium hysterophorus is the scientific name for your carrot grass. ये carrot grass का एक scientific name है। It came to India as a contaminant. ये इंडिया में, ये देखो ये पार्थीनियम है, ठीक है, ये इंडिया में आया एज अ कंटामिनेंट आया ये, और ये यहाँ पे क्या करता है, सो इट वॉज बेसिकली विद द इम्प्रूव्ड वीट। ठीक है, इम्प्रूव्ड वीट के साथ साथ यहाँ पार्थीनियम की भी ग्रोथ होने लगी, बट ये एक वीड है और इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ पॉलन एलर्जीज। अब एडवांटेजेस क्या है बेटा? क्या पोलन ग्रेन्स की कुछ एडवांटेजेस है? ऑब्वियसली पोलन ग्रेन्स हैं तभी फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा होता है ह्यूमंस के लिए? ह्यूमन हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं ना, ह्यूमन बींग्स हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के लिए और क्या फ़ायदा होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहली चीज़ ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, इनके अंदर अच्छा खासा न्यूट्रिशन होता है। दे आर टेकन एज टैबलेट्स, टैबलेट्स की फॉर्म में इनको लिया जाता है, सिरप्स की फॉर्म में लिया जाता है, सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लिया जाता है, क्योंकि इनसे न्यूट्रिशन मिलता है। सो ये सारे कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, है ना, तो ये आपके लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। पोलन कंजम्पशन एक बहुत ही मतलब आजकल बहुत चलन में है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारे एथलीट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं इनका। और इसके अलावा और कौन इस्तेमाल करता है बच्चे? जो रेस के अंदर घोड़े दौड़ते हैं ना, उन घोड़ों को भी पोलन ग्रेन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उनकी अंदर की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए, और उनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाती है। वायबिलिटी पे अब आते हैं। वायबिलिटी क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन्स की ना, सारे पोलन ग्रेन्स की क्या होती है? कुछ ना कुछ वायबिलिटी होती है, यानी कि वो किस टाइम तक क्या है, अवेलेबल हैं फॉर द पॉलिनेशन। ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन्स निकल गए तो अब भाई किसी भी टाइम कभी भी जब भी प्लांट का मन किया तो वो पॉलिनेशन करा लेगा, नहीं। हर पोलन ग्रेन का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिस टाइम के लिए वो क्या होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ व्हाट? कॉजिंग द रिप्रोडक्शन और कॉजिंग द पोलन जर्मिनेशन।
अगर वो वायबिलिटी का टाइम चला गया तो चाहे वो स्टिग्मा राइट स्टिग्मा के ऊपर जाके, करेक्ट स्टिग्मा के ऊपर जाके भी लैंड कर जाए, उसके बावजूद बेटा वहां पे क्या नहीं होगा, पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका डेवलपिंग टाइम जो था वो निकल चुका है. So the period for which the pollen grains retain the ability to germinate, ये सिर्फ उतना ही पीरियड है जिस टाइम के लिए पॉलन के अंदर कैपेबिलिटी है जर्मिनेट करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड द पॉलन वायबिलिटी, और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं. इन सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट एक्सेट्रा, पॉलन वायबिलिटी इन सभी के अंदर कितनी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 30 मिनट्स. सिर्फ 30 मिनट, 30 मिनट में पॉलिनेशन हुआ तो ठीक, नहीं तो नो पॉलिनेशन. ओके, वाइल इन रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, जो आपके ये सारे प्लांट, ये सारे अलग अलग आपके फैमिलीज हैं, इनके अंदर क्या देखा गया है, कई महीनों तक भी यहाँ पे वायबिलिटी मेंटेन रहती है. नाउ क्रायो प्रिजर्वेशन. अभी देखो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी खत्म हो जाती है. अब 30 मिनट के अंदर मान लो कि वहाँ पे प्लांट जो है पॉलिनेट नहीं कर पाया, तो वो इतना जो लंबा सा प्रोसेस है, पॉलिनेशन का पूरा प्रोसेस ही वेस्ट चला गया है ना. तो हम ह्यूमंस तो बड़े ही चालाक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस बात का यहाँ पे अच्छे से टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया. हम क्या करते हैं, हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं. क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं, बचा सकते हैं. और प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, सो दैट इज प्रिजर्वेशन. तो ये टेक्निक थी प्रिजर्वेशन की, और इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्योंकि हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड, हम इसको यहाँ पे ठंडा एनवायरमेंट दे रहे हैं. कितना ठंडा, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम इसको स्टोर करके रखते हैं इस तरह से. ठीक है, इस तरह से लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करके रखते हैं बच्चों. ठीक है, फाइन. चलो, सो आज के लिए बेटा इतना ही. थियोरी में क्विज टाइम आ गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सारे. विच ऑफ द फॉलोइंग वीड हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी इन इंडिया. जल्दी से बताएंगे सारे फटाफट से. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी इन इंडिया. Yes, quickly. Is it Pistia, Sarica, Parthenium, Michelia? Very nice बच्चों, very nice, very nice, बहुत बढ़िया. सारे 3 के साथ जा रहे हैं, पार्थीनियम के साथ जा रहे हैं सारे. बहुत अच्छे बच्चे, very nice. Next question. इंटाइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, सिलिका एंड सेल्यूलोज, या ओनली सेल्यूलोज. इंटाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट. इंटाइन बेटा जी किससे बनी होती है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. नेक्स्ट, पॉलन वायबिलिटी फॉर राइस एंड व्हीट प्लांट इज. अभी मैंने बताया राइस और व्हीट प्लांट की पॉलन वायबिलिटी कितनी रहती है, 30 आवर्स, सेवरल मंथ्स, 30 मिनट्स या 30 सेकेंड्स. यस, 30 मिनट्स. एवरीबडी गोइंग विथ 30 मिनट्स. सारे 30 मिनट्स के साथ जा रहे हैं. ओके, बहुत अच्छे. मतलब आप लोग साथ साथ में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे. चलिए बेटा, तो बच्चा बाड़ी क्यूडीज, दिस वॉज द लास्ट थिंग. ठीक है, आज ये सिर्फ फाइनल टॉपिक हमने कवर कर लिया. आई गेस पॉलन ग्रेन में ही इतना कुछ था पढ़ने के लिए. तो डाउट्स आप लोग पूछना ना भूले. जिस भी बच्चों को लगता है कि यार उनको डाउट्स आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो गूगल फॉर्म को फिल करना ना भूले. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यहाँ पे आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, आपको करियर रिलेटेड, एकेडमिक्स, कुछ भी आपको डाउट आता है, तो आप इस गूगल फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. ऑल राइट, अब बात आ जाती है
मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे। अड्डा ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों बेटा? क्योंकि एट द एंड यहीं पे सब कुछ होना है ना। तो फ्री डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ, फ्री डाउट सॉल्विंग फीचर मिलता है, मतलब आप अपने किसी भी डाउट को किसी भी समय यहाँ पे फ्री में सॉल्व करवा सकते हैं। फ्री नोट्स एंड यूट्यूब सेशन, फ्री नोट्स मिल रहे हैं, यूट्यूब सेशन मिलते हैं यहाँ पे। यूट्यूब सेशन के जितने भी पीडीएफ्स हैं, आप लोग बोलते रहते हो यार मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ यहाँ मिलेगा। पूछते हो ना क्लास के बीच में, मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इस लेक्चर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा भाई, पीडीएफ यहाँ मिलेगा। फिर फ्री पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर्स, फ्री में पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर्स, ये सब आपके लिए यहाँ है। फ्री सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस, ओके, एंड लेटेस्ट अपडेट्स एंड आर्टिकल्स, लेटेस्ट जितनी भी अपडेट्स हैं, लेटेस्ट जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑलराइट बच्चे, ठीक है, ओके, सो दैट वाज ऑल एंड या, तो अगली क्लास में मिलेंगे, कल मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और जो भी पढ़ाती हो बेटा उसको रिवाइज ज़रूर करते रहना, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें आप यहाँ पढ़ते जाओगे पर घर जाके फिर सब भूल जाओगे। I mean, घर से ही पढ़ रहे हो बट स्टिल बाद में लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप सब भूल जाते हो, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एंड या जाने से पहले एक ही बात बोलूँगी, सेशन को शेयर करते रहो। जितना ज़्यादा सेशन को शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा, ओके, ठीक है। सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा। और बच्चों, इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अड्डा 247 स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय बच्चों।